आपके पास प्लान है या सिर्फ आप कहते हैं? और कहते भी आप इसलिए हैं क्योंकि तमाम सारी, मेरी गारंटी नहीं है रोकना। अगर तुम्हें शो करवाना है तो तुम रोकोगे। जी जनाब। प्रतीक जी, अगर प्रधानमंत्री के आज का जो वक्तव्य है और संभाषण है, संवाद है, उसको व्यापक तौर पर देखेंगे तो मेरा मानना यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद आज का दिन जो है एक असाधारण दिन है भारत के लिए। ये आज का वक्तव्य असाधारण है, रोंगटे खड़े करने वाला भी है और रोमांच पैदा करने वाला है समर्थकों और विरोधियों दोनों के अंदर। क्योंकि हमारे देश की समस्या ये रही है कि चूंकि भारत विभाजन हो गया मुस्लिम समस्या के कारण, इसलिए मुसलमानों की कोई समस्या हो उस पर सत्ता पक्ष न कुछ बोले, और अगर उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुधार की बात है तो उस दिशा में कदम ही नहीं उठाओ। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी नेता ने भारत में पहली बार, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, आज विस्तारित रूप में संपूर्ण समस्याओं को देश के सामने मुखरता से, प्रखरता से खुल के रखा है, उसके समाधान बताए हैं, विरोध करने वाले को चेहरे को उजागर किया है, अपना संकल्प व्यक्त किया है कि भारत को अगर संविधान के समक्ष समानता की ओर ले जाना है, लैंगिक समानता स्थापित करनी है, मुस्लिम समाज को भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की मुख्य धारा में लगा है, तो ये जो विरोध करने वाले अभी तक चेहरे वोट के रहे हैं, इनको नकारते हुए देश को उस ओर बढ़ना पड़ेगा। ये भारत का आज का संकल्प था और इसका मैं आया इसका एक आधारभूत संरचना। जी प्रभात जी, बहुत अच्छी बात बोली है बड़े भाई ने। दिक्कत तब होती है ना, योजनाएं आपकी बड़ी अच्छी आती है, उसका प्रचार भी बहुत बेहतर होता है। याद है जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, पूरे देश में आप कहते थे, अरे लोग भी कहते थे, तब हम बोलते थे पूरे देश में एक टैक्स होगा, और कहानी वही हो गई। किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, आपसे ज्यादा कलेक्शन है उसे आ रहे हैं 3 काले कानून लाए किसानों के लिए कि किसानों का भला होगा। क्यों वापस लिया? गलत था वो, आपको पता चल गया ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। दिक्कत तब आती है ना जब आप कहते हैं कि 100 दिन में फांसी पे चढ़ा देना, नोटबंदी के बाद अगर तरक्की ना हो देश की, आतंकवाद ना रुक जाए और चीजें खत्म ना हो जाए। नहीं रुका, नहीं। अगर रुक जाता, अगर आतंकवाद रुक जाता तो आप देख लो, अटैक देखो पुलवामा का, अरे देख लो। अरे दिक्कत क्या है कि आपके ऊपर अफीम चढ़ा रखी है, धर्म की अफीम उतारो। और प्रधानमंत्री जी जब आप बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है सुनना, बड़े प्यारे बोलते हैं, बड़ी मधुर आवाज है आपकी। ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी मैं देख रहा हूँ, एक बार हमारे कैमरामैन इसको भी दिखा दे। गरीब किसान की आवाज है। क्यों है कि दिक्कत है, लोग परेशान हैं। आपके भाषणों की जरूरत नहीं है देश को। और ये जो आप बार 24 आया तो यूसीसी ले आओ, 19 आया तो कुछ और ले आओ, नहीं चलेगा। अब देश बेरोजगारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, पूछेगा आपसे कि 2 करोड़ रोजगार की बात आपने करी थी, दिया क्या? नहीं दिया। ठीक, वेट अ मिनट। सबसे पहले जो बिटिया मेघा कह के गई है, बेटा तुम्हें बता दूं कि 22वां वित्त आयोग इसीलिए बना है कि एक फूल प्रूफ कानून बन सके। प्रक्रिया शुरू हो गई, कई लोगों ने अपनी बातें रखी है। तुमसे भी निवेदन है कि तुम भी अपनी बात रखो। उसके बाद तो ये तो इनका जवाब था कि आपके पास भाई क्या कर रहे हो, ये क्या तैयारी है, ये बिटिया को मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा विषय 20 वर्ष की है, मैं भी उन दिनों से ही पत्रकारिता में लिखना शुरू किया था। एक बेटा मैं हमेशा याद रखता हूँ, थोड़ी लिंक सेट के एक लाइन में, सर बेटा पत्रकार बनने हो, खबर बनाने वाला बनना, खबर बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। Anyway, आगे। उसके बाद मैं विषय पे आता हूँ। भाई साहब ने कहा गब्बर सिंह टैक्स। भाई साहब जीएसटी का कलेक्शन इस वर्ष ऑल टाइम हाई है। ये जो 1 लाख करोड़ का कभी हमने सड़कें नहीं देखी थी, वे सड़कें इसलिए बन रही है क्योंकि जीएसटी आ रहा है। ये बात कर रहे थे कि क्या हुआ आतंकवाद का, आज पत्थरबाजी की घटना में कितना प्रतिशत कमी आई है, आप जनता से पूछ लीजिए। दिल्ली में यहाँ पर शो करते थे, यहाँ आपको भी लिखना पड़ता कि कोई सामान देखिए लवारिश तो वो बम ना हो, ये इनका जवाब है। और मैं आगे बात बता देता हूँ ये कानून की। सर आज से ये डिमांड नहीं है ना, भाजपा हो या जनसंघ हो, 3 बातें हमेशा कह करके आई थी
कि 370 हर माथे का खंजर 370 वो खत्म हुआ। उसके बाद कहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। वो तीसरी बात, यह सुप्रीम कोर्ट आजादी से लेके आज तक था। भारत सरकार उस समय क्या कर रही थी सर? अब तीसरा यूसीसी जी। प्रतीक जी देखिए, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर भाईचारे के हिस्से बना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। क्या बोला आपने? मंदिर का घंटा बोला मैंने, और कुछ नहीं। मंदिर में घंटा बना, बोला भाईचारे से नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तारीख आई, दोनों बैठे। बोले बराबर वकील खड़े हुए और विरोध हुआ, हर चीज का विरोध हुआ। लेकिन आज जो मंदिर बन रहा है, मैं उसके अंदर सबकी आस्था है, बिल्कुल है, मुसलमान है, दोनों मिलकर चल रहे। प्रतीक जी एक बात, मिस्र में गए प्रधानमंत्री जी, को बताएंगे गैरों से नफरत, गैरों से मोहब्बत, अपनों से नफरत। मिस्र में जाके मस्जिद में मत्था टेक रहे हैं, अदाब कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं मुसलमान भाइयों से। हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं गले मिलते? क्यों मस्जिदों में नहीं जाते? क्यों भाईचारे की बात नहीं करते? आपके ही नेता, आपके ही लोग कहते हैं मुसलमान हिंदू। आपके ही चैनल पे सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान चले सर, सबसे ज्यादा यहाँ पर डिबेट हुई है तो हिंदू मुसलमान पर हुई है। लेकिन आपने हमेशा हिंदू मुसलमान की बात यहाँ पर रखने की करी है कि हिंदू मुसलमान इस देश का नागरिक है और रहेगा। तो बांटना क्यों चाहते हो? आराम से, वन बाई वन जी। जी प्रतीक जी, आपने शुरुआत में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में आपने उल्लेख किया है। बेशक आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि कानून के दायरे के बाहर फ्रीडम है। लेकिन 29 में आपने स्क्रिप्ट की, भाषा की, कई स्वतंत्रताएं दी, धार्मिक स्वतंत्रताएं दी। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, पर वही दोनों आर्टिकल ये नहीं कहता है कि कानून के बाहर ये सारे फ्रीडम है, कानून के दायरे में है ये तमाम फ्रीडम। अब दूसरी बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे उल्लेख किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। संविधान जिन लोगों ने लिखा था, क्या वो लोग पक्षपात की नीति को सोचते हुए लिखा था क्या संविधान? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के सरकार को आदेश दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा। राजीव जी के सरकार को 2 बार आदेश दिया था कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। नरसिम्हा राव जी की सरकार को 3 बार आदेश दिया कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मनमोहन जी की सरकार को 4 बार आदेश दिया गया है। मोदी सरकार को 2 बार आदेश दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, क्योंकि यह संविधान के दायरे में है। क्या सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करती है क्या, या फिर मुसलमानों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की सोच है? ट्रिपल तलाक जब खत्म हुआ, किस मुसलमान भाई के साथ या फिर बेटियों के साथ पक्षपात हुआ, ये जरा बताएं। 3 तलाक का जो ये आया कानून, उसके बाद कितने तलाक हुए उसमें भी तो गौर होनी चाहिए। लेकिन ये 3 बार जो भी उन्होंने कहा कि 370 हटाई, अरे 370 हटाई तो कौन सी तब्दीली आई वहां पे? अब बाबरी मस्जिद का जो बात आ रही है ना, तब्दीली नहीं आई। इसलिए सुनिए सर, जब बाबरी मस्जिद की बात आती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ हम मुसलमानों ने स्वीकार किया, बाकी हिंदू भाइयों ने कहा कि फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। सर इस तरीके की बात गलत है। जहां विवादित ढांचा की जहां बात आती है, मैं लेके चलता हूं औरंगजेब नामा पे या फिर बाबर नामा पे, वहां से सारे आकलन करके देख लीजिएगा मीर बाकी ने क्या कहा था अयोध्या पे जब गया था। दत्ता जी वंस फॉर ऑल, दत्ता जी वंस फॉर ऑल, मैं आपको भी कह रहा हूं, सेटल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब उसको देयर इज नो नीड कि उसको उस चैप्टर को दोबारा खोला जाए। अब सवाल ये है कि यूसीसी पे चर्चा है, उसी पे बात है। जी देखिए, जब संविधान निर्माताओं के सामने में यूसीसी का मामला था, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के 2 पक्ष हैं, एक है नीति निदेशक तत्व, जो कि क्या कर रहे हो बकवास? मैं कह रहा हूं कि नीति, हमारे संविधान के 2 हिस्से हैं, एक है फंडामेंटल राइट। अच्छा उतार दें क्या तुम्हारे 2 मिनट के अंदर? क्या एक है फंडामेंटल राइट, जिसको कि हर हालत में प्रतीक जी देश को लागू करना पड़ता है।
एक है नीति निदेशक तत्व। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को रखा था, मतलब है कि अभी तुरंत से उसकी अपरिहार्यता नहीं है, जबकि आप फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और 30 को रखे हैं, जिसका वायलेशन आप नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थितियों में देश को यह सोचना होगा कि क्या यह समय आ चुका है। मुझे नहीं लगता है कि वो समय अभी आया है जो संविधान निर्माता सोच रहे थे, वो समय नहीं आया है। केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है, केवल मुस्लिम के विरोध का नहीं है। आप देखिए तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग। राइट 29 आर्टिकल आपके धार्मिक के, लेकिन धर्म के आधार पर अगर आप अधार्मिक कार्य करेंगे, किसी मजलूम को आप छोड़ देंगे, कहेंगे खुला ले लो, तो वो अधार्मिक की आजादी नहीं देता है, धार्मिक। आपकी शादी का जो तरीका है, निकाह का, विवाह का, 7 फेरे का, वो यूसीसी से नहीं बदलेगा, आप वैसे ही करेंगे बस। लेकिन एक चीज और बताइए, तो जो एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? हाँ जी, एचयूएफ है उसको क्या करेंगे? सवाल तो ये भी है जी। देखिए एचयूएफ का मामला जो गंभीर मामला है, वो अब सोचिए कि पूरे प्रक्रिया में आप इसको कहाँ, इसका कोई समाधान करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये तो जरूर बात है, उसका चर्चा है। प्रतीक जी, आज यहाँ हजारों लोग आते हैं, मैं इनसे सबसे ये देखिए इसको बोलेंगे, देश बदल रहा है, देश नई दिशा की बदल तो रहा है। आपकी बात करने के बाद वो सारे चुप हो गए जो बोल रहे थे पहले। बेल तो बदल रहा है। हाँ जी, सबसे पूछ लीजिए कि यूसीसी बहुत जरूरी है कि नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए आज इच्छा शक्ति, देखिए एक मिनट, इच्छा शक्ति, मुझे इन्हीं का घर बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए इच्छा शक्ति के आधार पे देश 60 साल से कुछ नहीं कर पा रहा था। एक देश, एक कानून, एक जीएसटी, एक टैक्स। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इसकी क्यों प्रॉब्लम है इनको? ये कानून पूरे देश में समानता के लिए। प्रतीक जी कह रहे 60 साल में कुछ बना नहीं, 60 साल में आप यहाँ पर खड़े बना ही नहीं, और इतना कामयाबी हो गया हिंदुस्तान, आपको दिखता नहीं। प्रतीक जी इनकी समस्या क्या है? ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे। मुद्दे 2014 के तो खत्म हो गए, पाकिस्तान चिल्लाते थे वो चला गया। 2019 में पाकिस्तान चिल्लाते थे वो चला गया। आज जो चल रही महंगाई की बात वो तो करेंगे नहीं, 60 साल पुराना चले जाएंगे। जिस माइंड सेट में जी रहे हैं उस माइंड सेट बदल चुका है। त्रिपाठी जी सुनना कि देश कितना बदला। हाँ भैया, देश कितना बदला। अरे एक मिनट, देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे। प्रतीक भाई, देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे अब इतना बदला मैं बता देता हूँ, इतना बदला कि पहले बहू बेटियां सड़क पे शौच करती थी, अब शौचालय में करती हैं। इतना बदला। पहले अपनी बात पूरी कर लूं। देश कितना कभी हूं ना तो अंदर से वो चिंगारी जगती है कि देश कितना बदला ये तो बदलने वाले बताएंगे, लेकिन हम जैसे आम लोग ना रोटी रोजगार में ही निपट जाएंगे। ये हालत है इस देश की। और दूसरी बात, अरे सुनिए त्रिपाठी जी सुनिए, अरे उसी पे आते हैं। अभी आपने बोला शौचालय की बात ना, जयराम रमेश जी ने, सुनने त्रिपाठी जी सुनो भी, जयराम रमेश जी ने कहा था देवालय से पहले शौचालय। इन्होंने घर घर जाकर विरोध किया था, याद है? देश भूलेगा नहीं त्रिपाठी जी, भागने नहीं, देश बदल रहा है। कहाँ से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दोनों प्रभात जी लड़ गए, लेकिन मैं आ गया सर, मैं बिल्कुल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आज मैं जी मैं आ गया, मैं बिल्कुल आ गया जी। जब प्रभात जी थोड़ा अवधेश जी जनाब। थोड़ा इसलिए आक्रोश हो गया, इन्होंने कहा देश में क्या बदला। देश में ये बदला है कि आज किसी राज्य के अंदर बम ब्लास्ट नहीं होते। बताइए, आप बताइए किस राज्य में बम ब्लास्ट होते हैं? आज राष्ट्र में पूरे राज्यों में शांति है, न ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहा है, न मणिपुर किसने? और सुनो आराम से मैं आ रहा। बदला तो, अरे कोई शेर वेर है आपके पास? अच्छा शेर है, निकलता हुआ शेर है तो सुनाइएगा जी। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। वाह जनाब, क्या बात है। लेकिन जिनकी बात थी वो बेचारे सहमे से नजर आते हैं। जिनकी बात थी वो चुपचाप बैठे नजर आते हैं, और जिनकी बात थी वो बेचारे पता नहीं कहां हाशिए पे नजर आते हैं।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की आवाज नहीं आई अभी तक।